हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट का डे 74। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पूर्णतः बीपीएसएससी के पैटर्न पे बनाया गया। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिए और लास्ट में अपने स्कोर को नीचे कमेंट्स करके बताइए। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि चालुक्य और होयसल वंश के मंदिर किस शैली में निर्मित थे। हमेशा की तरह प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड टाइम मिलेगा, तो आपका समय शुरू होता है अब। तो बात करते हैं सही उत्तर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेसर शैली। ठीक है फ्रेंड्स, चालुक्य और होयसल वंश के जो मंदिर के निर्मित शैली थी वो वेसर शैली के नाम से जाना जाता है, वेसर शैली में बनाई गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि वेसर शैली क्या थी। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय हिंदू स्थापत्य कला में 3 प्रकार की शैलियों का विवरण दिया गया, जिनमें से आपका पता होगा कि द्रविड़ और नागर शैली। द्रविड़ और नागर शैली के मिश्रित रूप को ही वेसर शैली की संज्ञा दी गई है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। इस शैली में जो मंदिर है फ्रेंड्स, विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्ण नदी तक पाए जाते हैं। और साथ साथ इनके उदाहरण के बारे में बात करें कि और कौन कौन सी मंदिर इसमें बनी गई है, तो आपने देखा कि चालुक्य और होयसल वंश के साथ साथ ऐहोल मंदिर, वेलूर का द्वार समुद्र मंदिर, ये सभी मंदिर इसी के अंतर्गत आते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्ण देवराय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी फ्रेंड्स, कृष्ण देवराय के संबंध में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके सारे पॉइंट्स को देखते हैं। पहला पॉइंट्स में कह दिया कि यह तुलु वंश का महान शासक था। बिल्कुल करेक्ट है। जो कृष्ण देवराय था विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश का एक महान शासक माना जाता था। पहला पॉइंट तो करेक्ट है। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्ण देवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। बिल्कुल करेक्ट है ये फ्रेंड्स कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्ण देवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। ये पॉइंट भी करेक्ट है। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या है कि इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, ये भी सही होता है। तो क्लियर है कि फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट गलत होगा। तो क्यों गलत है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने संस्कृत में अमुक्त मल्याद की रचना की थी। यहीं पे ये गलत हो जाता है, क्योंकि अमुक्त मल्याद की रचना तो आपको पता है कृष्ण देवराय ने की थी, लेकिन संस्कृत भाषा में नहीं, तेलुगु भाषा में की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तेलुगु भाषा में इनके द्वारा ये किया गया था। तो संस्कृत भाषा में इन्होंने एक और भी रचना की थी, उसका नाम क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि जम्बावती कल्याणम नामक एक रचना की थी इन्होंने, जो कि संस्कृत भाषा में की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। कृष्ण देवराय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ जा सकते हैं, जिनकी इनकी उपाधि क्या दी गई थी। तो इनको आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता था। इनको उपाधि दी गई थी। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। जाति मीमांसा के लेखक कौन है। काफी अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। जाति मीमांसा के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्री नारायण गुरु। ठीक है फ्रेंड्स, श्री नारायण गुरु जो थे वो जाति मीमांसा के लेखक थे। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि स्वामी नारायण गुरु जो थे, इन्होंने जाति मीमांसा में क्या बात कही है। ये एक प्रकार की कविता थी इनके द्वारा लिखित। इस कविता में इन्होंने बताया है कि इतिहास, तर्क और वास्तविकता जो है के आधार पर मानव की एक जाति है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। काफी अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना। यानी फ्रेंड्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कौन किसके साथ मैच होगा। तो चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं सही उत्तर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, दीनबंधु सर्वाधिक सभा की अगर बात करें कि 1884 में इसकी स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले ने की थी। बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अमेरिका के दास प्रथा पर आधारित था। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट का एक के साथ मैच होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर भी मैच हो रहा है, यहाँ पर भी मैच हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखें डायरेक्ट, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रामकृष्ण मिशन 1897 की जो स्थापना की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो डी का डी के साथ मैच होना चाहिए। तो डी का डी के साथ यहाँ पे मैच हो रहा है। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर है हमारा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी आप ऑप्शंस को भी आप याद रखेंगे। सेवा सदन 1885 जो थी वो बहराम जी एम मलवारी के द्वारा जो कि स्थापित की गई थी। और नेक्स्ट क्या है कि देव समाज जो कि शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी आप पॉइंट्स आप मिलान किया गया वो बिल्कुल करेक्ट मिलान किया गया था। तो ऑप्शन बी को आप टिक कर निकल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सही कथन पर विचार करें। यानी फ्रेंड्स ऑप्शंस को आप पढ़िए और उसके बाद बताइए कि कौन सा विकल्प सही होगा।
तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं यहाँ सही उत्तर के बारे में। तो महावीर के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स कि महावीर का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, बिल्कुल दिक्कत नहीं इसमें। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि महावीर 24वें तीर्थकर के रूप में ज्ञात है जिनका प्रतीक चिन्ह जो कि हाथी था। क्या ये सही है? आपने यहाँ पे पढ़ा तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, 24वें तीर्थकर के रूप में महावीर को जाना जाता है और अंतिम तीर्थकर भी इनको कहा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे गलत कह गया क्योंकि इनका प्रतीक जो चिन्ह था वो सिंह था, ना कि हाथी था। तो ये पॉइंट यहाँ पे मिस्टेक किया गया। हाथी किसका था? तो जो दूसरे तीर्थकर थे उनका नाम क्या था? अजीतनाथ, उनका हाथी था। ये पॉइंट गलत हो जाता है, तो कहते हैं ये गलत है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि उन्होंने अपना प्रथम उपदेश अर्धमगधी भाषा में दी थी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि अर्धमगधी को ही प्राकृत भाषा भी कहा जाता है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। प्राकृत भाषा या फिर अर्धमगधी इसको कहा जाता था। तो कह सकते हैं कि फर्स्ट और जो थर्ड पॉइंट है ये बिल्कुल करेक्ट था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, 1 और 3। क्लियर फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न बन जाता है। यहाँ पे आपने मृत्यु तो सॉरी यहाँ पे तो आपने जन्म देख लिया 540 ईसा पूर्व, तो मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो आप ये भी याद रखोगे 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो पावापुरी राजगीर में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करता हूँ कि जैन तीर्थकरों की जो जीवनी है वो किस में मिलता है? तो कल्प सूत्र में आपको देखने को मिल सकता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बनता है कि उत्तर भारत में चांदी का टाका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपको ये बताना है कि मध्यकालीन शासक कौन था जिसने चांदी का टक्का जारी किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि इल्तुतमिश। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे और साथ ही साथ इसने चांदी का टाका और तांबा का जित्तल चलाया था, ठीक है फ्रेंड्स। चांदी का टाका और तांबा का जित्तल चलाया था। क्लियर फ्रेंड्स, और जिस पर खलीफा का नाम भी इस पर वर्णित रहता था। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न बन जाता है। इल्तुतमिश किस जो कि वंश से संबंधित था? तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश से संबंधित था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि क्रिप्स मिशन क्या था। ऑलरेडी आपको पता होगा, कई बार हम लोगों ने भी डिस्कस किया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मार्च 1942 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जो चर्चिल थे, ठीक है, चर्चिल उनका नाम था। चर्चिल ने संवैधानिक प्रस्ताव के साथ भारत के युद्ध में भाग लेने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में समय चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन को भेजा था, उसी को कहा जाता है क्रिप्स मिशन, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना जो कि यहाँ पे आज़ाद, बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पे सही नहीं है, वो आपको चूज करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो पॉइंट देगा विनय पिटक, वो बिल्कुल करेक्ट है कि विनय पिटक का संबंध संघ का नियम और आचरण से है। सेकंड पॉइंट में क्या है कि सुत्त पिटक जो कि धार्मिक सिद्धांत एवं उपदेश, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड पॉइंट में क्या देगा, अभिधम पिटक का संबंध दार्शनिक से, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे तीनों मिलान जो किए गए थे वो बिल्कुल करेक्ट, इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी को आप टिक करके निकल सकते हैं। इनमें से कोई भी नहीं गलत है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इन तीनों को आप याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विनय पिटक का संबंध किससे है? तो आप याद रखेंगे संघ का नियम एवं आचरण से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन खिलजी ने किस ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? यहाँ से दो क्वेश्चन तो बन सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था जिसको पराजित करके दिल्ली में मिला लिया था? तो वहाँ पे आप याद रखना राजा कर्ण। कब मिलाया था? तो 1297 में। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ऑप्शंस भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि उपरोक्त में से दिए गए कथन में से कौन सा सही है, आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। देखिए ये पॉइंट्स जो कि गलत कह रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं, इनको फ्रेंड्स किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने, जो कि महात्मा गांधी को आमंत्रण किया था। क्यों? क्योंकि चंपारण के किसानों की समस्या की छानबीन करने के लिए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो गलत हो जाता है।
और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इनके सहयोगी थे इस कार्य के लिए। देखिए आगे हम लोग बात करते हैं कि चंपारण जांच में आचार्य जेवी कृपलानी महात्मा गांधी के निकट सहयोगी में से एक थे। बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी के साथ साथ इनके साथ इसमें और भी कई सहयोगी थे, जैसे कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, मजरूल हक भी थे, महादेव देसाई जो कि महात्मा गांधी के सचिव के रूप में कार्य किया उन्होंने, ये भी आप ध्यान रखेंगे, और नरहरि पारेख जो भी थे ये भी इनके सहयोगी थे। तो कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट गलत था और सेकंड पॉइंट करेक्ट है, इसलिए कह सकते हैं केवल 2 राइट हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प प्रारूपित किया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न, देखिए कैसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया, तो बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए यहाँ से तो दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहला ये बनता है कि 1931 का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया कि सरदार पटेल अध्यक्षता की थी और पहली बार इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है फ्रेंड्स, एकमात्र बार ये भी कह सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, कराची अधिवेशन। क्लियर, जिसमें फ्रेंड्स क्या किया गया था, इसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि मूल अधिकारों के बारे में बात की गई थी। क्लियर, और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया संकल्प पारित किया गया था तो वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा और ये दोनों पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में से प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा था। काफ़ी अच्छे तरीके से पूछा गया, ध्यान से पढ़िएगा कि पहला बांग्ला समाचार पत्र कौन था जो राजनीतिक से जुड़ा था। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि राइट आंसर है बी, यानी फ्रेंड्स सोम प्रकाश। ठीक है, सोम प्रकाश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए सोम प्रकाश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो मैं आपको बता दूं इनके संस्थापक 1858 में द्वारकानाथ विद्याभूषण के द्वारा ये किया गया था। कब? 1858 में। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। रस्तगुफ्तार तो जो कि अपने प्री में भी देखा था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। रस्तगुफ्तार जो भी नौरोजी द्वारा यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा संपादित एक गुजराती पाक्षिक था। ठीक है, याद रखेंगे। और बम्बई समाचार पत्र के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स देखिए बम्बई समाचार पत्र था वो गुजराती में प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे, नाम इसका बम्बई है लेकिन ये पहला गुजराती समाचार पत्र था। क्लियर, और दिग्दर्शन के बारे में आपको बता दूं कि दिग्दर्शन प्रथम बांग्ला मासिक पत्रिका थी। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपने यहाँ पे देखा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है और इसके संपादक यानी कि संस्थापक भी कह सकते हैं कौन थे, तो द्वारकानाथ विद्याभूषण, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार करने हेतु 1925 ईस्वी में किस समिति का गठन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सैंडहर्स्ट समिति। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्लियर, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि 1925 में इसका जो गठन किया गया था ये किसके शासनकाल में किया गया था? तो 1925 किसका शासनकाल था उस वक्त? तो आपको याद होगा फ्रेंड्स लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना कि फ्रेजर आयोग, जो फ्रेजर आयोग था ये 1902 में गठन किया गया था। किस लिए? तो पुलिस की कार्यपद्धति पर विचार करने हेतु। ठीक है, पुलिस की कार्यपद्धति पर विचार करने हेतु लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में फ्रेजर आयोग का गठन किया गया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हरिपुरा में संपन्न हुआ। यह कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है कि हरिपुरा जो है वो कहाँ पर स्थित है, किस स्टेट में पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि गुजरात। क्लियर, हरिपुरा जो है वो गुजरात में पड़ता है और 1938 में जो अध्यक्षता हुई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये यहीं पे की गई थी। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको जानना होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ ने कि जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ये अध्यक्षता की गई थी ये इनका पहला अध्यक्षता था, कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने पहली बार की थी। और जस्ट इसके एक साल बाद यानी कि 1939 की जो अध्यक्षता की वो कहाँ की थी, तो वो इन्होंने अध्यक्षता की थी त्रिपुरी अध्यक्षता की थी इन्हीं के द्वारा, जो कि लगातार इनको दूसरी बार इन्होंने अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि त्रिपुरी कहाँ पर पड़ता है, तो त्रिपुरी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। क्लियर फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी फर्स्ट और सेकंड्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि क्या होगा सही उत्तर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित कर दौलताबाद ले गया जो कि औरंगाबाद में स्थित है। बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, ये आपको सभी को पता है, जिसको दौलताबाद ले गया था और ये दौलताबाद कहाँ पे? औरंगाबाद में पड़ता है।
बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1332 ईस्वी में करा था। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि 1332 में नहीं फ्रेंड्स, 1329 से लेकर के 1330 के अंतर्गत ये कराया गया था, इसके द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो कह सकते हैं कि सेकेंड पॉइंट गलत हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, केवल एक सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, इसके शासनकाल से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये याद रखने कि अफ्रीकी यानी कि फ्रेंड्स मोरक्को कह सकते हैं, अफ्रीकी मोरक्को यात्री जो था इब्न बतूता, इसी के शासनकाल में आया हुआ था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ब्रिटेन। क्लियर फ्रेंड्स, ब्रिटेन कह सकते हैं या फिर आप इंग्लैंड कह सकते हैं। इंग्लैंड से हम लोगों ने कुछ और भी संविधान में जोड़ा गया, जैसे कि संसदात्मक शासन प्रणाली या फिर एकल नागरिकता कह सकते हैं, और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रिटेन से ली गई थी। क्लियर? अगर हम यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे सबसे पहला तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ली गई है, और समवर्ती सूची जो जोड़ा गया है वो इसी देश के संविधान से लिया गया था। यूएसए से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यूएसए से जो होता है मौलिक अधिकार। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो यहीं से ली गई है। और कनाडा से क्या इंपॉर्टेंट है, तो संघ एवं राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन होता है वो यहाँ से इंक्लूड किया गया। तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को 1500 व्यूज आ रहे हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को 300 लाइक भी कंप्लीट नहीं कर रहे हो। ये कैसा आप लोग कर रहे हो यार, आप लोग सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक किया करो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, लोक लेखा समिति। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ बात करेंगे लोक लेखा समिति से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि फ्रेंड्स लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से लोकसभा के कुल कितने सदस्य, तो 15 सदस्य, और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। क्लियर? यहाँ से मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ, जैसे कि इसके अध्यक्ष के बारे में। तो लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, इनका मनोनयन जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। क्लियर? और इसे जो है फ्रेंड्स किया और किस नाम से जाना जाता है, लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा के नाम से जाना जाता है, और प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो वह उनके प्रवर्तन के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं द्वारा उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावित कर सकता है। यह प्रावधान किस में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संवैधानिक उपचार का सीधा अधिकार। ऑप्शन नंबर जो कि बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, इस चीज को आप याद रखेंगे, काफी अच्छा प्रश्न बनता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है। बताइए, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो किस संविधान के किस भाग में वर्णित है। इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकता है। देखिए आपको ये पता होगा कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का अनुच्छेद जो है वो कितना अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 50 में ये बात कही गई है। और अनुच्छेद 50 के अंतर्गत देखें तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 36 से 51 के अंतर्गत इंक्लूड किया गया। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 50 आ रहा है तो वो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन सी को हम टिक करके निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जो वो किस देश के संविधान से लिया गया, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधारों की जांच की और सुझाव दी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरसिम्हन समिति। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। भारत सरकार ने बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली तथा उसके सुधार और जांच के लिए आरबीआई के भूतपूर्व गवर्नर एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में अगस्त 1991 में, ये पॉइंट याद रखेंगे, अगस्त 1991 में इस समिति का गठन किया गया था। क्लियर फ्रेंड्स, और इन्होंने 1998 में इस समिति ने सरकार को अपना सुझाव सौंपा था, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि चारों ऑप्शंस में से आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता यानी कि फ्री लीगल एड का
प्रावधान है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स गलत किया गया क्योंकि 30 अनुच्छेद यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे अनुच्छेद 39 होना चाहिए था। 39 के फर्स्ट में ये बात कही गई है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कानूनी व्यवस्था जो है कानूनी व्यवस्था का संचालन इस प्रकार से हो कि सभी को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो तथा आर्थिक रूप से कमजोर या फिर निर्योग्य या फिर कह सकते हैं कि डिसेबल्ड जो व्यक्ति हैं उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता की प्रावधान की गई है। किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 39 के फर्स्ट में। क्लियर? ये पॉइंट्स गलत हो जाता है। बाकी ऑप्शंस में देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए बाकी ऑप्शंस क्या कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का जो गठन होता है वो अनुच्छेद 40 के तहत होता है। बिल्कुल करेक्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। और यहाँ पे हम लोगों ने 48 के क के बारे में कई बार डिस्कस किया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करेंगे। तो कह सकते हैं कि बी और सी दोनों तो करेक्ट था, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन गलत किया गया था, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए गलत था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बताइए कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना इसका मेन पर्पस है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए और वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 37। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है देश के शासन का मूल आधार माना जाता है और विधि बनाने में इस सिद्धांत का पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा, ये बात इसमें कही गई है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। 37 के अंतर्गत ये कहा गया कि फ्रेंड्स की राज्य की नीति निर्देशांक किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं की जा सकती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक एवं निर्यातक देशों में से कौन शामिल नहीं है, यानी कि चारों में से आपको बताना है कि कौन इसमें शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि डी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो कि कंबोडिया इसमें शामिल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया इसमें इसके अंतर्गत आते एशिया के सबसे बड़े रबड़ उत्पादक और निर्यातक देशों के सूची में। ठीक है, लेकिन कंबोडिया इसमें शामिल नहीं, इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बताइए कि इसमें से कौन ठंडी जलधारा नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करूंगा। फिर पहले जान लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्यूरोसियो की जलधारा। जो क्यूरोसियो की जलधारा एक प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगर बाकी ऑप्शंस के बारे में देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट की जो जलधारा है ये फ्रेंड्स प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं में आता है, लेकिन कनारी जो जलधारा है ये फ्रेंड्स अटलांटिक महासागर की जो कि गर्म जलधारा के रूप में आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स अब आप याद रखेंगे। क्लियर? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आपको एक पॉइंट्स क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस पे अलग से ट्रिक बनाया जाए, यानी कि जो भी ठंडी जलधारा जो भी गर्म जलधारा उनको आप याद करना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स करके बताइए कि क्या आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट्स कीजिए। क्लियर? मैं जस्ट आपको इस पर ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे तो ही मैं आप बनाऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव करें। यानी आपको पढ़ना 1, 2, 3 को और उसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ये पॉइंट्स करेक्ट है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1981 से 82 मानी जाती है। देखिए ये पॉइंट गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि 1981-82 नहीं था। द्वितीय हरित क्रांति की जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो 1983 से 84 मानी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, 83 से 84 ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि इसमें अधिक अनाज उत्पादन, निवेश और कृषकों को दी जाने वाली सेवाओं का विस्तार है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा पहला और थर्ड बिल्कुल करेक्ट था, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या पूछा, सही विकल्प चुनना था। तो 1 और 3 करेक्ट कर सकते हैं। हमने देखा फ्रेंड्स यहाँ पे द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 83-84 मानी जाती है। तो प्रथम कब था? तो आपको पता है कि भारत में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 मानी जाती है। और मैंने आपको कुछ दिन पहले ही के एक मॉक टेस्ट में बताया था कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था। तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताएंगे हरित क्रांति जो शब्द दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, यानी कि इनमें से एक गलत किया गया, वो आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके देखते हैं। देखिए तवा परियोजना बिल्कुल करेक्ट है, इस पर मध्य प्रदेश कोई दिक्कत नहीं। कुंडा परियोजना कर्नाटक, यहाँ पे ये गलत है। कुंडा परियोजना जो आता है वो तमिलनाडु में आता है कुंडा नदी पे, तो ये पॉइंट्स गलत किया गया था। फरक्का परियोजना बिल्कुल करेक्ट है, पश्चिम बंगाल। फरक्का परियोजना किस नदी पे बनाया गया फ्रेंड्स, तो ये भी आप ध्यान रखें, गंगा और भागीरथी नदी पर बनाया गया, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तिलैया डैम झारखंड बिल्कुल करेक्ट है, बराकर नदी पर बनाया गया। तवा जो परियोजना तावा नदी पर मध्य प्रदेश में बनाया गया। तो इन चारों पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। फिलहाल क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, जो कि तमिलनाडु यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी फ्रेंड्स जो शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक किया तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से भी समझिएगा कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य, यहाँ पे दो चीज़ होता है, एक तो जनसंख्या वाला और एक जनसंख्या प्रतिशत वाला। तो यहाँ पे फिलहाल जनसंख्या के बारे में सिर्फ बात की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश होगा। क्लियर। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के बारे में सबसे अधिक जनसंख्या जो होती है वो मध्य प्रदेश में होती है, लेकिन सिर्फ एससी के बारे में पूछता तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता। क्लियर। अब सेम टू सेम क्वेश्चंस यही रहता और जनसंख्या प्रतिशत लगा देता, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स कि जब सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में जो आता है वो मिजोरम आता है। क्लियर। यानी कि एसटी के यहाँ पे लिखता हूँ परसेंट के रूप में सबसे अधिक होता है। क्लियर। और जस्ट इसका अपोजिट हम लोग अनुसूचित जाति के बारे में बात करते हैं, यानी कि एससी में अगर सबसे परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो पंजाब हो जाता है। तो इन चारों को मैंने इसलिए यहाँ पे सजा करके रखा था ताकि आप चार क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन से देख सकें। ठीक है, इन चारों क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि ओरछा किस नदी के किनारे अवस्थित है। अब ये ओरछा कहाँ पे पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है आपको याद रखना, क्योंकि हाल ही में ये फ्रेंड्स चर्चा में भी था। क्लियर। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ओरछा जो पड़ता है फ्रेंड्स ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में बेतवा नदी पे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिप्रा नदी पे उज्जैन, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। इंद्रावती आपको पता है फ्रेंड जगदलपुर, ये आप ध्यान रखेंगे। और चंबल नदी पे तो कोटा आपको याद होगा ही होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखिए और बताइए कि कौन इसमें गलत किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर का डायरेक्ट हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुटीर उद्योग बोर्ड 1950 यहाँ पे गलत किया गया। तो बात करते हैं सही क्या होगा। तो कुटीर उद्योग बोर्ड जो था वो 1948 में गठन किया गया था, ना कि 1950 में। तो 1950 में भी एक गठन हुआ था। 1950 क्या था, तो अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का जो गठन हुआ था वो 1950 में हुआ था। लेकिन बाकी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट, आप इनको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। केंद्रीय शुल्क बोर्ड 1949, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड 1953 और लघु उद्योग बोर्ड 1954। लघु उद्योग बोर्ड बहुत बार पूछा गया पेपर में, तब इसको डायरेक्ट भी याद रखेंगे 1954। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला प्रश्न क्या बनता है कि तारापुर समिति जो है निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी। तारापुर समिति के बारे में आपको बताना। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से संबंधित था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और इसका गठन कब किया गया था, तो 1997 में गठन किया गया था। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि भारत के रिजर्व बैंक अल्पकाल में व्यापारिक बैंकों को जिस ब्याज पर उधार देता है उसे किस नाम से जाना जाता है। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है कि जब आरबीआई अल्पकाल के लिए व्यापारिक बैंकों को ब्याज देता है तो उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स रेपो दर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा होता है, जब वो लेता है तो वो किस रूप में जाना जाता है, तो रिवर्स रेपो रेट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि सेबी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे सबसे पहले तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है, तो मैं इसीलिए सेबी का यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा नहीं था आपके पूछने के लिए। तो आप नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते चलते हैं। देखिए पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि इसकी स्थापना यानी कि सेबी की स्थापना आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। बिल्कुल करेक्ट है कि 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। सेकेंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि 1991 को एक अधिवेशन के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये पॉइंट गलत हो जाता है क्योंकि 1991 नहीं था, वो 30 जनवरी 1992 था। ठीक है, 30 जनवरी 1992 को किया गया था इसको वैधानिक दर्जा के रूप में एक अध्यादेश
के द्वारा। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में स्थापित किए गए। ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? तो मुख्यालय इसका मुंबई में है, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में पड़ता है। तो फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को हम टिक कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सुधार कर लेंगे 30 जनवरी 1992। और नीचे कमेंट्स करके बताइए कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जलान पैनल गठित किया गया था। किसके लिए गठित किया गया था ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित समितियों में से किसने बेरोजगारी के बारे में विचार पर सुझाव किया था। एक क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर भी देखा था और एक क्वेश्चन इसी तरह से यहाँ पे भी है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन तो नहीं किया था, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। देखिए बेरोजगारी के बारे में बात करना यहाँ पे, तो बेरोजगारी के लिए जो भगवती समिति था वो गठन किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन यहाँ पे बात कर रहे थे कि आदिब हुसैन समिति का गठन क्यों किया गया था, तो ये आप याद रखेंगे लघु उद्योगों पर विचार करने हेतु किया गया था। चलया समिति कई बार पेपर में पूछा गया, तो ये कर से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। और महाजन समिति तो आपको फेमस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद भी रखेंगे, चीनी उद्योग से संबंधित था। क्लियर। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि भगवती समिति। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि बिल्कुल करेक्ट है डी, यानी कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मैंग्रोव वन। और भारत में सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यानी फ्रेंड्स आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं किया गया, गलत तरीके से मैच किया गया, वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एक एक करके सारा पॉइंट्स क्या है। पहला पॉइंट ये कहता है कि हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान कहाँ पे, तो अल्मोड़ा में पड़ता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। भारतीय वन्य प्राणी जो संस्थान है देहरादून में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। और थर्ड में क्या जाए कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, यहाँ ये कोलकाता कहाँ से आ गया, यहाँ पे भोपाल आना चाहिए। ठीक है, भोपाल आप याद रखेंगे। तो यही इसमें गलत किया गया था, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक है। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र जो वो बेंगलुरु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि चारों में से आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। ये आप बिहार से रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप बताइए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि दलहन जो है अनुसंधान केंद्र मोकामा में पड़ता है, ये करेक्ट है। फल अनुसंधान संस्थान भागलपुर, बिल्कुल करेक्ट है। महावीर कैंसर संस्थान हाजीपुर, जस्ट पीछे थोड़ा सा रहना चाहिए था, आगे नहीं जाना चाहिए था, पटना में यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, पटना। ठीक है फ्रेंड्स, तो महावीर कैंसर संस्थान पटना में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। और राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्था, इसे कौन भूल सकता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुजफ्फरपुर आप याद रखेंगे। तो फिलहाल देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, बताइए। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में पड़ता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि नवादा जिले में पड़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है, याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में यूरिया का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है, ये आप बताइए। मनुष्य में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लीवर में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत। ठीक है, यकृत, आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा, पेपर में यकृत या फिर लीवर दे सकता है। मैंने आपको कई बार बताया कि अब तो फिजिक्स या फिर बायोलॉजी हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजी में इंग्लिश वाले वर्ड ही यूज़ किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि डायरेक्ट पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। तो यूरिया के फॉर्मूले को 2 तरह से लिखा जाता है, या तो इस तरह से आप लिख सकते हो CONH2 का होल ट्वाइस, या तो इस तरह से लिख सकते हो, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिखा जाता है CNH2 CONH2। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे, दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ये चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, किस तरह से होता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा जो
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है वो आपतित फोटोन की ऊर्जा से कम होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मैं आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको बताना है फ्रेंड्स कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज की गई थी वो किसने की थी और इस कब की थी, और इन कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आपको बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की, कब की, और इसके लिए नोबेल प्राइज़ इनको कब मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, इनमें कौन आवश्यक है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपने क्या टिक किया। अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1, 2, 3 यहाँ पे तीनों आवश्यक है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण जो पौधे करते हैं उनको भोजन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। पत्ती में मौजूद क्लोरोफिल जो होता है वही इनका प्रकाश का अवशोषण करता है, क्लोरोफिल, और सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में ही ये कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि कह सकते हैं कि तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है, कब अधिक उसे महसूस होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तब उस व्यक्ति का भार जो था वो अधिक मालूम पड़ता है। और जस्ट इसका अपोजिट जब आप करोगे, जब वो लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही होती है तो उस समय क्या होता है कि भार शून्य की तरह महसूस होता है, कि शरीर में कोई भार है ही नहीं, इस तरह से कह सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि ग्रेव बीमारी किस ग्रंथि के अतिरिक्त स्राव से होता है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अधिक मात्रा में स्राव होने की वजह से ये ग्रेव बीमारी हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थायराइड ग्रंथि। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, थायराइड ग्रंथि के संबंधित ये समस्या होती है, जिसमें क्या होता है कि 40 वर्ष से कम उम्र की अधिकतर महिलाएं जो इसमें पीड़ित होती हैं, ठीक है, ये अधिकतर महिलाओं में ही होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि थायराइड ग्रंथि से बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मोन रिलीज होता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर, ग्रेव डिजीज कह सकते हैं या फिर ग्रेव बीमारी भी कह सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन ये कि एक तरल में सतह तनाव यानी कि सरफेस टेंशन की बात की जा रही है, सतह तनाव किस कारण होता है। एक लिक्विड में क्वेश्चन पूछा है कि लिक्विड में जो पृष्ठ तनाव होता है वो किस कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अणुओं के बीच ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स की वजह से ये होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किस शारीरिक प्रक्रम में थॉम्ब्रिन का संबंध है, यानी फ्रेंड्स किस शारीरिक प्रक्रम से थॉम्ब्रिन जो होता है उसका संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थॉम्ब्रिन का जो संबंध होता है वो रक्त जमाव से होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो रक्त में थक्का बनता है, रक्त जो जमता है, वो इसी वजह से होता है। एक्चुअली फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है कि एक रक्त में उपस्थित एक प्रकार का ये एंजाइम होता है थॉम्ब्रिन, और ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर देता है। तब उस प्रकार कह सकते हैं कि जो थॉम्ब्रिन होता है वो रक्त जमाव में मदद करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है। इसका कारण क्या होता है ये आपको बताना है। नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, इसका कारण क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका डायरेक्ट जो कारण होता है वो घनत्व से होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स वेग और घनत्व दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर, इस वजह से आप ये एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जब बरसात का मौसम होता है उस समय जब कोई आवाज़ देता है तो वो काफ़ी दूर तक आवाज़ आती है। क्यों, क्योंकि उस समय जो होता है वो नम हवा में जो नम मौसम होता है, और उस वक्त क्या होता है कि घनत्व बहुत कम होता है, जिस वजह से ध्वनि का वेग काफ़ी दूर तक ट्रांसफ़र होता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर से इंक्लूड कर रखा है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा कि हाल ही में जो गणतंत्र दिवस 2020 का परेड हुआ था, तो उसमें फ्रेंड्स सबसे जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है वो असम को मिला था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड रैंक किसको मिला था वो भी आप याद रखेंगे, सेकंड रैंक उड़ीसा को गया था, और थर्ड रैंक जो मिला था वो मिला था यूपी को। ठीक है, थर्ड रैंक यूपी को मिला था। तो इन तीनों पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प को चुनाव करना। यानी कि फ्रेंड्स 1, 2, 3 आप पढ़िए और उसके बाद बताइए कि इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड के संदर्भ में बात करना है।
तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि ये जो होता है फ्रेंड्स कि ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, आपने अगर करंट अफेयर्स पढ़ी होगी तो बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको ये चीज़ पता होगा। और हाल ही में ये जो पुरस्कार था फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया गया था, 2019 में दिया गया था, जो कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए। ठीक है, ये पॉइंट भी करेक्ट होता है। थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या देगी, पुरस्कार समारोह न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में हुआ था, तो ये भी करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कह सकते हैं यहाँ पे तीनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी को टिक करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीकली करंट अफेयर से नहीं जुड़े हैं तो वीकली करंट अफेयर्स को देखा कीजिए। मंथली करंट अफेयर्स भी आने वाली है, अप्रैल मंथ का मैं मंथली करंट अफेयर्स करीब 100 क्वेश्चंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया फ्रेंड्स। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने कितना स्कोर किया, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, और इस क्यूज क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताइए कि क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।